माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, गोल्स उसके देखे थे, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और क्या टाइप्स है, वो सारा कुछ डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप बने रहिए हमारे साथ। तो डायाफ्रैगमेटिक, सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो टाइप्स है वो हमारा डायाफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। डायाफ्रैगमेटिस से क्या समझते हैं, जैसे कि डायाफ्रैगमेटिस में आया डायाफ्राम, डायाफ्रैम से रिलेटेड है। एंड जो डायाफ्रैगमेटिक क्या क्या है, यहाँ पे हमारी जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डायाफ्रैगमेटिक हमारी प्राइमरी मसल्स होती है इंस्पिरेशन के लिए। जब भी हम एयर को इंस्पिरेशन करते हैं तो उसमें जो हमारा डायाफ्राम है वो हमारा प्राइमरी होता है। मैंने दो टाइप से बताया था, एक प्राइमरी और एक एक्सेसरी मसल। तो हमारी डायाफ्रैगमेटिक मसल्स जो है वो क्या है, हमारी प्राइमरी मसल्स है। तो ये क्या करती है, हेल्प कराती है हमें इंस्पिरेशन लेने, इंस्पिरेशन करने में ही हेल्प करती है। जैसे कोई भी COPD डिजीज़ है, कोई भी पल्मोनरी डिजीज़ है, इम्फाइशीमिया है, कोई भी ऐसी पल्मोनरी डिजीज़ है जिसमें हमें ऑक्सीजन मतलब इनहेल करने में, इंस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डायफ्रैगमेटिक जो हमारी मसल्स होती है वो पार्टिसिपेट करती है, वो हेल्प करती है हमें इंस्पिरेशन करने में। और जो हमारी इनवॉलेंट्री लेवल होता है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज का इनवॉलेंट्री हो जाता है, जल्दी जल्दी से सांस लेना, जल्दी जल्दी से, तो उसमें क्या होता है, हमारी डायफ्रैगमेटिक मसल्स होती है उसे मतलब डायफ्रैगमेटिक्स का बैलेंस में लाती है, कंट्रोल करती है उसे उसे जो फास्ट हम ब्रीदिंग ले रहे हैं। और हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स की जो इफ़िशियंसी को बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है, एंड वहाँ के वेंटिलेशन को इम्प्रूव करती है। और जैसे कि हम जो काम करते हैं, जब भी काम करते हैं हम जल्दी जल्दी से हाँफने लगते, थक जाते हैं, तो उस टाइम, काम के टाइम हमारी ये वो जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट होने लगती है, उसे ये कम करती है, डिक्रीज़ करती है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं डायफ्रैगमेटिक मसल्स के और ये डायफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग के। तो डायफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द डायफ्राम इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली, इट्स रोल एज प्राइमरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन। क्या है, ये फंक्शनिंग कराती है प्राइमरी मसल्स इंस्पिरेशन की, कौन सी, डायफ्रैगमेटिक। डायफ्राम कंट्रोल ब्रीदिंग एट एन इनवॉलेंट्री लेवल। क्या करती है, डायफ्राम कंट्रोल करती है ब्रीदिंग लेवल को इनवॉलेंटरी, हमारा इनवॉलेंटरी ब्रीदिंग हो रहा है बहुत, मतलब कि फास्ट हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि लोकल लैंग्वेज में हाफ रहे हैं हम, हाफ ही छूट रही, तो ये इस टाइप की कंडीशंस होती है, तो उसमें ये डायफ्राम कंट्रोल करता है उस ब्रीदिंग लेवल को। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट्स इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन। और क्या करती है, इम्प्रूव करती है वेंटिलेशन को। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ यूज टू मोबिलाइज लंग सीक्रेशन ड्यूरिंग पोस्चरल ड्रेनेज। मीन्स जब भी पोस्चरल ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज में क्या है, कोई पश बन गया, फ्लूइड है, एयर है, लंग्स में एक्यूमुलेट हो गई, तो उसे ड्रेनेज करते हैं। ड्रेनेज करने पे तो उसे मोबिलाइज लंग सर्कुलेशन, मीन्स क्या है, जो हमारी जो लंग्स है, लंग्स में मतलब कि मोबिलाइजेशन का काम करते हैं। जब भी हम ड्रेनेज होता है तो ये डायफ्राम तो मोबिलाइज का काम करती है। ओके। तो डायफ्राम जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा पेशेंट होता है, पूरा एक प्रोसीजर देख लेते हैं कि पेशेंट कैसी पेशेंट की पोजीशन होती है, थेरेपिस्ट की क्या पोजीशन होती है, और क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, सारा कुछ देखते हैं। जो पेशेंट होता है, पेशेंट की पोजीशन होती है, सेमी फॉबलर पोजीशन होती है। सेमी फॉबलर पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट जो कंफर्टेबली पोजीशन में लेटा हुआ होता है, और उसके जो शोल्डर होते हैं, शोल्डर गर्डर, वो एकदम रिलैक्स होते हैं, और नी उसकी बेंड होती है, जैसे कि इस टाइप की एक ये क्या हो गई, फॉबलर पोजीशन हो गई। यहाँ पेशेंट का सिर है, ये ऐसे पेशेंट है ऐसे, तो ये इस टाइप की जो कंडीशंस होती है, इसे फॉबलर पोजीशन, इसमें पेशेंट कंफर्टेबली रहता है। एंड हमारी जो क्या होता है, ट्रेपीजियस हो गई, यहाँ पे अपर चेस्ट मसल्स हुई, क्या सारी कुछ रिलैक्स हो जाती है। ओके। एंड नेक्स्ट हमारी जो पोजीशन है वो थेरेपिस्ट की क्या पोजीशन होनी चाहिए वो देख ले। जब भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे तो थेरेपिस्ट की क्या पोजीशन होगी, पेशेंट तो एक सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में है, तो जो थेरेपिस्ट होगा वो साइड में, यहाँ पे साइड में खड़ा होगा, और हैंड प्लेस्ड ओवर द रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स। रेक्टस एब्डोमिनल क्या होती है, हमारे पेट पे होती है, तो ये क्या करता है, यहाँ से पेशेंट जो थेरेपिस्ट है वो यहाँ पे अपने हाथों प्लेस करता है इसके थेरेपिस्ट रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पे। एंड उसके जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स कहाँ है, एंटीरियर कॉस्टल मार्जिन के नीचे।
बिलो द एंटीरियर कॉस्टल मार्जिन। ओके, तो वहाँ पे जो जैसे कि ये पेशेंट का एब्डोमिनल मसल रेक्टल, तो वहाँ पे जो थेरेपिस्ट होगा वो एकदम हाँ अपने हैंड को प्लेस करके रखेगा। तो ये हमारी पोजीशन होती है थेरेपिस्ट की। अब क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। प्रोसीजर क्या हुआ है, जब पेशेंट को हमने कंफर्टेबल पोजीशन दे दी और थेरेपिस्ट उसके रेक्टस एब्डोमिनल पे वहाँ पे हम अपने हाथों को रख के प्लेस किए हुए हैं, तो उसमें क्या पेशेंट क्या जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट से बोलेगा कि आप ब्रीदिंग लो, स्लोली ब्रीदिंग लो, और लेकिन डीप ब्रीदिंग लेनी है आपको, स्लोली लेनी है लेकिन और डीप ब्रीदिंग लेनी है, जिससे जब भी वो डीप ब्रीदिंग तो उससे क्या होगा, वो पाल्पेट कर सकेगा थेरेपिस्ट उसके मसल्स को, और क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसे फील कर सकेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्लोली लेट ऑल द एयर आउट यूजिंग कंट्रोल एक्सपीरेशन। और क्या करना है, स्लोली स्लोली उसे एक्सपीरेशन करना है, जो जो उसने एयर ली है उसे आउट करना है और कंट्रोल करना है अपने एक्सपीरेशन को, ऐसा नहीं कि तुरंत फास्टली एक्सपीरेशन कर दे। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस 3 to 4 टाइम्स एंड देन रेस्ट। ये क्या करना है, 3 to 4 टाइम्स उसे करने उसके बाद रेस्ट करना है। तो आई होप आपको समझ आएगा उसमें क्या इस प्रोसेस में हुआ। हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, पेशेंट क्या है, सेमी फॉब्युलर कंडीशन में कंफर्टेबली पोजीशन में है, रिलैक्स है। और ये यहाँ पे थेरेपिस्ट है जो साइड में खड़ा थेरेपिस्ट जो है वो क्या कि इसके पेट पे इस रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पे अपने हाथों को रखे हुए है। जो रेक्टस एब्डोमिनल कहाँ पे है, बिलो द इंटरकॉस्टल मसल्स के। तो यहाँ पे ये इसे पाल्पेट कर कॉन्टेक्ट कर रही है, जो थेरेपिस्ट है फील कर रही है, और पेशेंट से बोल रही है कि आपको स्लोली 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 इंस्पिरेशन करना है एंड डीप ब्रीदिंग लेनी है, और स्लोली ही एक्सपिरेशन करना है, आउट करनी है एयर को। तो ये पेशेंट को इसमें यदि जब, लेकिन अब सेकंड कंडीशन क्या आती है, जब पेशेंट को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है इंस्पिरेशन करने में, तो हम क्या एक और प्रोसीजर अप्लाई करेंगे पेशेंट को, और कुछ थोड़ा सा हम उसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। सेकेंड में क्या, जब पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है इंस्पिरेशन में, तो पेशेंट को जो कंडीशन है, पोजीशन है, वो तो सेमी फॉब्युलर पोजीशन है। थेरेपिस्ट की भी क्या है, साइड में ही पे थेरेपिस्ट भी का, पर थोड़ा सा थेरेपिस्ट क्या करेगा, अपने जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा चेंज कर देगा। एंड पेशेंट से क्या है, पेशेंट प्लेस हिज हैंड बिलो द एंटीरियर कॉस्टल मार्जिन एंड फील द मूवमेंट। और अब यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करेगा, थेरेपिस्ट अपने हैंड को प्लेस ना करके पेशेंट से खुद बोलेगा कि आप अपने हैंड को प्लेस करो कहाँ पे, एंटीरियर कॉस्टल मार्जिन बिलो द एंटीरियर कॉस्टल मार्जिन क्या है, हमारा रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स है। एंड क्या करो, फील करो मूवमेंट को। जब भी आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, जब भी आप एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या मूवमेंट क्या फील कर रहे हो वो आपको फील करना है, पेशेंट को बोलना है। एंड नेक्स्ट, प्लेसिंग हैंडिंग ऑन द एब्डोमन फील कॉन्टेक्शन ऑफ एब्डोमन। कहाँ पे हैंड को प्लेस करना है, एब्डोमन पे, और कॉन्टेक्शन को फील करना है। अपनी कॉन्टेक्शन कौन करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रैक्टिस डायाफ्रामेटिक मसल्स जो है हमारी डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग इन ए वेराइटी ऑफ पोजिशन। ये क्या है, बहुत टाइप की वेराइटी में हम कर सकते हैं। सुपाइन में कर सकते हैं, सिटिंग में कर सकते हैं, स्टैंडिंग में कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग एक्टिविटी वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर, ये जब भी हम बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वाली प्रोसीजर को। क्योंकि हम बैठ के भी नॉर्मली आप बैठे हो अपने आप अपने रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पे आप हाथ रख के प्लेस करके फील कर सकते हैं कि कैसे कांटेक्ट कर रही, कैसे रिलैक्स कर रही। ज़्यादा फास्ट कांटेक्ट कर रही है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा फास्टली हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन फास्टली कर रहे हैं, तो आपको वो नॉर्मल करना है, एक मेंटेन करके चलना है, जो प्रोसेस होता है, जो टाइमिंग होता है उसी के हिसाब से। अब हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, जो पेशेंट है वो सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में है और जो थेरेपिस्ट साइड में है। थेरेपिस्ट ने क्या किया, पेशेंट के हाथों को ही प्लेस कर दिया उसके एब्डोमिनल मसल्स पे, और पेशेंट से बोल रहे हैं आप फील करो क्या फील हो रहा है आपको, और पेशेंट फील करता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग क्या होता है। ग्लॉसोफेरेंजियल एक्टिविटी में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो मतलब अपनी जो इंस्पिरेशन कैपेसिटी है
उसे इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। मतलब जो ग्लोसोफेंजियल ब्रीदिंग होती है वो हम इसीलिए देते हैं कि पेशेंट अपने इंस्पिरेशन एक्टिविटी को बढ़ा सके, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सके। बाकी जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, वो मसल्स के में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाए और वो अपनी फिर से वही पूरा प्रोसीजर फिर से अपना अप्लाई कर सके और नॉर्मली वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर सके। जैसे कोई भी डिजीज़ होती है, पल्मोनरी डिजीज़ होती है, इसमें कि हमारी मसल्स होती हैं बहुत टाइम से हम बेड रिटन है तो मसल्स अपना वर्क होती है वो उतना अच्छे से नहीं कर पाती हैं, तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के उनका वर्क फिर से वही परफॉर्म करा सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो यही हमारा पॉइंट है। ग्लोसोफेंजियल ब्रीदिंग इज मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द ए पेशेंट इंस्पिरेटिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है, हम अपनी इंस्पिरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। एंड व्हेन देयर इज सीवियर वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, जब हमारी मसल्स, जब इंस्पिरेशन वाली जो मसल्स हैं जैसे कि प्राइमरी और एसेसरी हमने जो बताया था आपको, उन मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई हो, तब हम इसका ग्लोसोफेंजियल ब्रीदिंग एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं। जैसे कि पोलियोमाइलाइटिस हो गया, पोलियो न्यूरोपैथी हो गई, इस टाइप की कोई भी डिजीज़ की वजह से हमारी जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती हैं। अब प्रोसीजर क्या है इसका ये देख लेते हैं। पेशेंट टेक्स एयर थ्रू द माउथ। पेशेंट क्या करता है, पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप क्या करो, एयर को माउथ में मतलब अपने मुंह में बंद कर टेक ले लो और उसके बाद मुंह को बंद कर लो, क्लोज द माउथ एंड लंग्स पुश एयर बैक टू द फेरिंग्स। और क्या है, जैसे पेशेंट ने एयर ली और अपना मुंह बंद कर लिया, अब हमारे जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, पुश फोर्स देते हैं एयर को बाहर फेरिंग से बाहर निकालने के लिए। एंड ओपन द ग्लॉटिस, और हमारा ग्लॉटिस होता है वो ओपन हो जाता है। ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस आपको पता होगा, एपिग्लॉटिस हमारा ओसोफेगस के लिए होता है और ग्लॉटिस हमारा ट्रैकिया के लिए होता है, फेरिंग्स में जाता है। लैरिंक्स एंड फेरिंग्स सुना होगा। एंड एयर इंटर द लंग्स, और लंग्स में इंटर कर जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इंक्रीज डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन इन वाइटल कैपेसिटी। और हम जैसे डेप्थ बहुत डीपली हम इंस्पिरेशन लेंगे कि हमने ऐसी क्या है इस पूरा प्रोसीजर में, हमने ऑक्सीजन को थोड़ा सा लिया, इंस्पिरेशन को मुंह में अपने टेक एयर इनसाइड द माउथ एंड फिर उसका मुंह को बंद कर लिया। तो लेकिन लंग्स क्या कर रहा है, जैसे हमने मुंह को बंद कर लिया और लेकिन लंग्स का काम क्या है, लंग्स एक बैकवर्ड से पुश करेगा, पर हमने मुंह को बंद कर लिया तो हमारी एयर बाहर नहीं जाएगी और नोज़ के थ्रू हम बाहर निकालेंगे नहीं, एक्सपिरेशन करेंगे नहीं। वहाँ से इंस्पिरेशन कर लेते हैं पर एक्सपिरेशन नहीं करेंगे। एंड जैसे जब नहीं है तो हमारा उस प्रेशर की वजह से हमारा ग्लैटिस है वो ओपन हो जाएगा और एयर क्या होगी, फिर से अंदर एंटर कर जाएगी लंग्स में और हम इंस्पिरेशन, डीप इंस्पिरेशन लेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्लोसोफेंजियल ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्स लिप्ड ब्रीदिंग। अब पर्स लिप्ड ब्रीदिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। पर्स लिप्ड ब्रीदिंग में क्या होता है कि हमारा जब भी कोई पल्मोनरी डिजीज़ होती है, कोई भी सीओपीडी डिजीज़ होती है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो नॉर्मली एक्सपिरेशन नहीं कर पाते, उनमें प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से वो एक्सपिरेशन करते हैं। तो उसमें इन सारी डिजीज़ की वजह से क्या होगा, बैकवर्ड प्रेशर भी हो जाता है। जैसे हमें एक्सपिरेशन करना है, हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो हमारी जो हमारी मसल्स हैं, एक्सपिरेशन मसल्स हैं और हमारा जो ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गए, तो ये क्या करते हैं कि बैकवर्ड प्रेशर देते हैं कि बाहर एक्सपिरेशन ना हो, CO2 के फॉर्म में एयर जा रही है वो बाहर ना जाके अंदर ही बने, तो वो प्रेशर देते हैं बैकवर्ड प्रेशर। तो उसकी वजह उसे मैनेज करना है के लिए हम पर्स लिप्ड ब्रीदिंग का यूज़ करते हैं कि एक्सपिरेशन हमें, क्योंकि यदि हमें इंस्पिरेशन करेंगे तो हमें एक्सपिरेशन भी करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि इंस्पिरेशन कर लो एक्सपिरेशन ना करो। जब एक्सपिरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे तो इंस्पिरेशन भी नहीं आप कर पाओगे। तो इसलिए एक्सपिरेशन को अच्छे से प्रॉपर तरीके से करने के लिए हम पर्स लिप्ड ब्रीदिंग का यूज़ करते हैं। तो पर्स लिप्ड ब्रीदिंग में होता क्या है कि जो भी डिजीज़ है तो वो उसे एक्सप्रेशन नहीं करें। फर्स्ट पॉइंट है, ए पेशेंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज विथ डिस्पीनिया। कोई भी ऐसी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है जिसमें डिस्निया हो जाता है, डिस्निया के साथ, डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, हमारी ब्रीदिंग वो भी शॉर्ट हो जाती है,
मतलब सांस फूलने लगती है, सही से हम प्रॉपर तरीके से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं कर पाते हैं। तो पर्स लिप ब्रीदिंग क्या करती है, डिक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, इससे क्या डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट कर देती है एंड इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम एंड इम्प्रूव इट हैव टू इम्प्रूव वेंटिलेटर, सॉरी, ये क्या करेगी, टाइडल वॉल्यूम को हमारे बढ़ा देगी, उसे इम्प्रूव कर देगी एंड क्या हेल्प करती है, हेल्प टू इम्प्रूव वेंटिलेटर एंड इट मूव ओल्ड एयर आउट ऑफ द लंग एंड अलाउ न्यू एयर इंटर द लंग। तो ये क्या करती है, हमें वेंटिलेशन का काम करती है, वेंटिलेटर का काम करते हैं। जो हमारी जो पुरानी एयर जो एक्सपिरेशन हमें करना है उस एयर को ओल्ड एयर बोल देते हैं, ओल्ड एयर को बाहर निकालने के लिए और न्यू एयर को अंदर लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मेन हमारे अलाउ करती है न्यू ईयर को अंदर आने के, क्योंकि ओवर प्रेशर पड़ रहा है तो एक्सप्रेशन हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्या प्रोसीजर है इसके। पेशेंट पोजीशन में क्या होगा, कंफर्टेबल पोजीशन होगी, रिलैक्स होगा, पेशेंट सुपाइन भी कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में भी हम ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो उसमें क्या है, जो पेशेंट से हम क्या बोलेंगे कि आप स्लोली स्लोली ब्रीदिंग लो और ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देना है, फोर्सफुली एक्सप्रेशन नहीं करना है। हमें अपने मतलब जो अपने हाथों को है वो एब्डोमिनल मसल्स पे आप रख के फील कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हो कि एक्सिस जो हमारा एक्सीजन हो रहा है, एक्सप्रेशन वो कैसा हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट पता चल सकता है। तो ये हम उससे प्रोसीजर कुछ पेशेंट को बोल सकते हैं। और जब भी पेशेंट को हम स्लोली एंड डीपली जो ब्रीदिंग को बोलेंगे एंड हमें पेशेंट से ये बोलना है कि आपको नोज़ के थ्रू इंस्पिरेशन करना है और एक्सप्रेशन जब करना है तो ब्लोइंग द कैन, जैसे कि हमें इतना फास्टली एंड प्रेशर के साथ करना है। जैसे कि कोई सपोज कर लेते हैं, हमारे पास कैंडल है, कैंडल को हमने जला के रखा है और हम इतना फोर्सफुली एक्सप्रेशन मतलब फोर्सफुली एक्सप्रेशन करेंगे कि जो कैंडल है वो बुझ जाए। तो ब्लोइंग ऑन एंड बेंडिंग द फ्लेम ऑफ कैंडल। इसका पॉइंट है, आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ स्लोली एंड डीपली थ्रू द नोज एंड ब्लोइंग ऑन बेंडिंग द फ्लेम ऑफ कैंडल। एंड पेशेंट को हम जब कंफर्टेबल पोजीशन दे रखा है एंड एक्सप्रेशन में भी रिलैक्स करना है एंड अवॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। एंड इस टाइप से कॉन्टैक्ट करना है कि जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं मतलब वो भी कॉन्टैक्ट ना करें जब भी हम एक्सप्रेशन करेंगे। तो ऐसा कब हो सकता है, वो कुछ हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। जैसे कि हमारा डिस्पीनिया हो जाता है, डिस्पीनिया में क्या होता है, शॉर्ट ब्रेथनेस हो जाती है, हमारी जो सांस लेते हैं वो सही से ले नहीं पाते, शॉर्टनेस आ जाती है, मतलब पूरा इंसिपेशन नहीं होता, पूरा एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, पोस्चर में पेशेंट की जो पोजिशनिंग होगी वो हम पेशेंट से बोलेंगे पेशेंट सिट हो जाए एंड पेशेंट कैन सिट एंड लीन फॉरवर्ड एंड एक पिलो टू रिलैक्स एंड रिलीव डिस्पीनिया। सिट और लीन फॉरवर्ड, एक पिलो का यूज़ कर लेंगे, रिलैक्स कंडीशन होगा जिससे कि हमारा रिलीव जो डिस्पीनिया है वो रिलीव हो जाएगा। जैसे पेशेंट है उससे बोल देंगे आप बैठ जाओ आराम से, एक पिलो दे देंगे और वो अपने हाथों को बेंड करके पिलो रख के वहाँ पे थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो शॉर्टनेस है वो इम्प्रूव है, कम हो जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। एंड प्रोसीजर में क्या हम सेकंड प्रोसीजर ऐसा भी कर सकते हैं कि वाइल स्टैंडिंग पेशेंट, जो पेशेंट है उसे हम खड़ा कर सकते हैं एंड लीन फॉरवर्ड एंड प्लेस सम वेट ऑन द हैंड रिलीव डिस्पीनिया। खड़ा कर सकते हो पेशेंट को, थोड़ा सा खड़ा है, एक टेबल के सहारा ले सकता है पेशेंट, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड आगे की ओर झुकेगा और जिससे हमारा डिस्पीनिया रिलीव होता है। तो हमें जब भी हम पर्स लिप ब्रीदिंग कराते हैं तो हमें एक्सप्रेशन क्या करना है कि वो फोर्सफुली ना हो और हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स है वो कांटेक्ट ना करे। तो हम ये दो प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, एक सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं, एक स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। डायग्राम के हम थ्रू आपको दिखाते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है पेशेंट है वो क्या है, पेशेंट से बैठ गया है और एक लीन फॉरवर्ड आगे की ओर झुक गया, एक पिलो का यूज़ कर लिया उसने पेशेंट ने और रिलैक्स होकर बैठ गया। तो उससे क्या होगा, जो हमारा शॉर्टनेस है, ब्रीदिंग कम हो रही है, वो ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो ये हमारा एक होता है सिटिंग पोजीशन में। नेक्स्ट हम ये स्टैंडिंग पोजीशन में भी करा सकते हैं, पेशेंट को खड़ा करके थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड, इससे क्या हाथों पे वेट पड़ेगा, वेट जो सर अपना झुकाएगा तो उससे भी कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फोर्सफुली नहीं होगा और इंस्पिरेशन आराम से कर सकेगा। तो हमारा ये क्या होता है, डिस्पीनिया को रिलीव करने के लिए, शॉर्टनेस को ख़त्म करने के लिए हम इस दो प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा फोर्थ एंड लास्ट टाइप है सेगमेंटल ब्रीदिंग। सेगमेंटल ब्रीदिंग में क्या होता है, जो हमारे लोब होते हैं
और जो सेगमेंट होते हैं हमारे लंग्स के, तो उनमें हमें जो एक्सरसाइज देनी होती है, जैसे कि सपोज़ कर लेते कोई भी सर्जरी हुई है, थोरैक्टोमी है, पोस्चरल ड्रेनेज हुआ है, एंड कोई भी चेस्ट पेन है, फिब्रोसिस हुआ है, कुछ भी ऐसी कंडीशंस हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो तो उनमें क्या होगा, जो हमारे वहाँ के जो लोकलाइज एरिया होगा जहाँ पे भी ये पेन है, सर्जरी हुई है, कोई भी मसल्स गार्डनिंग है, ट्रॉमा है, निमोनिया है, तो उस एरिया पे हमारे जो लोकलाइज एरिया होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा, और अदर एरिया एकदम क्वाइट मतलब शांत रहेंगे, उनमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसको अच्छा परफॉर्म कराने के लिए सेगमेंटल ब्रीदिंग देते हैं कि वहाँ पे ऐसा ना हो, वहाँ के उस लोकलाइज एरिया एक्सपेंड ना हो, उसके लिए हम सेगमेंटल ब्रीदिंग देते हैं। तो क्या पॉइंट ए पेशेंट कैन taught to expand localized area of the lung while keeping other areas quiet. Fibrosis, pain, muscles gardening, surgery pain, pneumonia, thoracotomy, ऐसी सारी कोई भी कंडीशंस होती है तो उसमें क्या होता है, लोकलाइज एरिया वो तो एक्सपेंड हो जाता है और अदर एरियाज जो होते हैं वो क्वाइट होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ये परफॉर्म ऑन ए सेगमेंट ऑफ लंग इज सिक्रेशन ऑफ चेस्ट वॉल दैट नीड इंक्रीज वेंटिलेशन और मूवमेंट। जो परफॉर्म करते सेगमेंट ऑफ लंग में, हमारे जो लंग के सेगमेंट होते हैं वहाँ से सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन चेस्ट वॉल से, तो उससे क्या होता है कि हमें रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है वेंटिलेशन की, कि हम मूवमेंट हमारी जो लंग्स है अच्छे से मूवमेंट कर सके। तो सेगमेंटल टाइप जो ब्रीदिंग होती है उसके 4 टाइप्स होते हैं, लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन, पोस्टीरियर वेसल एक्सपेंशन, एपिकल एक्सपेंशन एंड राइट मिडिल लोब एक्सपेंशन। लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन क्या है, लेटरली हम मतलब सेगमेंटल जो ब्रीदिंग देंगे, एंड पोस्टीरियर साइड देंगे, एंड एपिकल साइड एंड राइट मिडिल लोब साइड हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज देंगे और पेशेंट की कंडीशन को चेक भी करेंगे। लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन में क्या होता है, लेटरली हम देंगे जब भी पेशेंट है उसे हम यूनिलेटरली या बाइलेटरली दोनों साइड से हम ट्रीट कर सकते हैं। और जब कोई भी क्रोनिक एम्फाइसीमिया, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, ऐसी कंडीशंस हो जाती है तो पेशेंट के जो लोअर केस होते हैं वो स्टिफनेस आ जाती है उनमें, तो उन्हें हम उसमें हम इसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम ये एक्सरसाइज कराएंगे। इज़ यूजफुल फॉर पेशेंट स्टिफ लोअर रिब केस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमिया एंड अस्थमा। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, कैसे हम अप्लाई करेंगे ये सेगमेंटल ब्रीदिंग, तो हम देख लेते हैं। जो पेशेंट होगा उसे हम पहले तो सिटिंग मतलब एक नॉर्मली एक कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, जिसमें हम सिटिंग और हुक लाइंग पोजीशन होती है, 2 पोजीशन होती है, या तो हम सिटिंग दे दें या हुक लाइंग पोजीशन दे सकते हैं। तो उसमें क्या पेशेंट का जो थेरेपिस्ट है, जो पेशेंट तो नॉर्मली कंफर्टेबल पोजीशन में लेट गया है, एंड जो थेरेपिस्ट है उसके हैंड जो होंगे वो लोअर लेटरल रिब केज पे होंगे। सपोज कर लेते हैं ये हमारा पेशेंट है जो हुक लाइन पोजीशन या सिटिंग पोजीशन में है, तो हम जो थेरेपिस्ट सपोज करते हैं थेरेपिस्ट, तो हम जो अपने हैंड प्लेस करेंगे वो लेटरली केज ऑफ थॉरैसिक में इस टाइप से हम करेंगे, हैंड को प्लेस करेंगे। और ये सपोज कर लीजिए हमारा एक रिब केस हो गया है चारों साइड के, तो ये हमारा रिब केस है, दोनों रिब केज लेफ्ट एंड राइट। तो हम जब रिब केज में क्या करें, ऐसे हाथों को हम ऐसे बस अपने जो पाम हो गए उसे फोर्सफुली रखेंगे, और पेशेंट से बोलेंगे अब आपको इंस्पिरेशन करना है, एक्सपिरेशन करना है, और उससे हम फील करेंगे कि कैसे एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन हो रहा है, और प्रेशर हम अपने हाथों से उसे प्रेशर देंगे। तो ये होता है हमारा लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन में। पेशेंट सिटिंग एंड हुक लाइन पोजीशन में हो गया, थेरेपिस्ट ने प्लेस कहाँ कर दी, लेटरल केज ऑफ थॉरैक्स, लेटरली साइड, अपने हाथों को लोअरिंग, एंड लास्ट हमारा आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ आउट एंड फुल रिब केज मूव डाउनवर्ड। हम पेशेंट से बोलेंगे आपको ब्रीदिंग आउट करनी है, उससे क्या ब्रीथ आउट करेगा तो उसके जो रिब केज होंगे वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड होंगे, एंड ब्रीथ आउट प्लेस प्रेशर इन द रिब विद पाम ऑफ योर हैंड। और जैसे ही ब्रीथ आउट करेगा तो हम अपनी पाम से उस पर प्रेशर देंगे, और उसका जो इंटरकोस्टल स्पेस होगा उनमें अपनी ये फिंगर्स को हम ऐसे फंसा के ऐसे प्रेशर देंगे। ओके, तो हमको डायग्राम के थ्रू आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा पेशेंट है हुक लाइन पोजीशन में, मतलब है जहाँ तो सुपाइन में दिख रहा है डायग्राम में, और थेरेपिस्ट उसने हैंड प्लेस किए हुए हैं अपने लेटरली साइड, और ये उसने क्या पाम से फोर्स देता है जब भी पेशेंट से बोलता है जब आपको एक्सप्रेशन करना है, और अपनी फिंगर्स को इंटरकोस्टल स्पेस में रखता है। तो ये पूरा डायग्राम के थ्रू आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन। पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन में क्या होता है, जो पेशेंट होगा वो पोस्टीरियर अपने हाथों को थेरेपिस्ट पेशेंट के पोस्टीरियर अपने हाथों को प्लेस्ड करेगा उसकी स्पाइन पे। एक सेमी रिसाइक्लिंग पोजीशन में होगी, इसमें एक्सटेंड करेगा और अपने हाथों को ऐसे ऐसे रिबकेज से लोअर रिबकेज से यहाँ पे ऐसे, ये सपोज कर लीजिए ये हमारा स्पाइन हो गया और यहाँ पे ये पेशेंट की कमर हो गई, यहाँ पे मतलब लोअर रिबकेज हो गया। तो यहाँ पे पेशेंट अपने थंब को रखेगा दोनों साइड रिब के और यहाँ से ऐसे अपने पाम को रखेगा इस टाइप से। ऐसे पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, सिटिंग समझ लीजिए सिटिंग में पोजीशन में है, तो उस पेशेंट को ऐसे हाथ करके ऐसे पुश करना है। एंड क्या है इम्पॉर्टेंट फॉर पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, ये किसके लिए होता है, जो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो बहुत टाइम से बेड पे होते हैं और बहुत लंबे समय से वो एक मतलब सेमी रिसाइक्लिंग हो गई कंडीशन पोजिशन, तो वो बहुत टाइम से इसमें होते हैं इस कंडीशन में। एंड जो है थेरेपिस्ट होता है वो हाथों को प्लेस करता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर रिब हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, एंड पेशेंट क्या होगा सिटिंग पोजीशन में होगा। डायग्राम के थ्रू आपको हम दिखाते हैं, ये डायग्राम के हमें आपको दिख रहा होगा पेशेंट है, ये थेरेपिस्ट उसके पोस्टीरियर खड़ा हुआ है और ये अपने वहाँ से पोस्टरली प्रेशर दे रहा है। ये थोड़ा सा पुरानी बुक है, 4th एडिशन की बुक है, क्योंकि जो 7th एडिशन की बुक है किशनर की उसमें ये चैप्टर नहीं है, इसलिए मुझे 4th एडिशन की बुक का यूज़ करना पड़ा। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड है एपिकल एक्सपेंशन। एपिकल से समझ ही आ रहा होगा, एपेक्स पे जो हम थोड़ा सा फोर्स क्रिएट करेंगे पेशेंट के, तो अप्लाइंग प्रेशर बिलो द क्लेविकल विद इन द फिंगर, मीन्स क्लेविकल के पास में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे अपनी फिंगर से, ऐसे या इस टाइप से फिंगर से हम इस टाइप से प्रेशर अप्लाई करेंगे। पेशेंट कैसा होगा सिटिंग पोजिशन में होगा, तो हमें एपिकल। एंड नेक्स्ट हमारा है राइट मिडिल लोब एक्सपेंशन या लिंगुला एक्सपेंशन। अब राइट मिडिल लोब एक्सपेंशन में क्या होता है, जब पेशेंट होता है सिटिंग पोजीशन में होता है, उसके राइट और लेफ्ट साइड पेशेंट के जो एक्जिला के जस्ट बिलो वहाँ पे दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड प्रेशर देंगे लेटरली, जैसे कि हमने लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन में दिया था, पाम से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा राइट मिडिल लोब एक्सपेंशन होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग थे जिसमें हमने डिस्कस किया है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, ग्लोसोफेजियल ब्रीदिंग, पर्स लिप ब्रीदिंग एंड सेगमेंटल ब्रीदिंग, और सेगमेंटल के टाइप भी डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।